नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर मंत्रा विशेष पेशकश। अस्तर की आवाज में आपका स्वागत है। एक जमाना बीत गया ये देखने को कि हिंदुस्तान की गैर भाजपाई पार्टियां मजबूती के साथ एकजुट होकर खड़ी दिखाई दे। कभी तीसरा मोर्चा हमारे देश की सियासत में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। उसके द्वारा देश की दशा और दिशा निर्धारित होती थी। केंद्र में भी सरकार चला चुके तीसरे मोर्चे के दलों में समय के साथ बिखराव ही देखने को मिलता रहा है। इस बिखराव के अलग अलग कारण हो सकते हैं, क्योंकि तीसरे मोर्चे में शामिल रही कई पार्टियां अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के सामने होती है। शायद यही मजबूरी तीसरे मोर्चे के बिखराव की बड़ी वजह बनी। परिणाम स्वरूप तीसरे मोर्चे का नाम और निशा भी मिटता रहा। जाहिर है इससे फायदा दूसरी तरफ खड़े बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को होना था और हुआ भी। 2014 और उसके बाद साल 2019 में भाजपा ने भारी बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार बनाई। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी वाली जो सरकार भाजपा ने केंद्र में बनाई, उसके बाद से आज तक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद न सिर्फ दोबारा से 2019 में भी भाजपा की मोदी सरकार केंद्र में बड़ी कामयाबी के साथ बनी, बल्कि इस दौरान देश के कई सूबों में भी भाजपा ने अपनी सरकारें बनाने में सफलता हासिल की। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां अपने अपने राज्यों में न सिर्फ भाजपा के सामने खड़ी दिखती रही, बल्कि कई जगहों पर आपस में भी यूपीए के ही कई दल एक दूसरे से मुकाबला करते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में ममता और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के मुकाबले में होती है, जबकि ममता की तृणमूल केंद्र में यूपीए या तीसरे मोर्चे में शामिल रही हैं। जाहिर है ऐसे में भाजपा की राहें आसान होती चली गई और उसका ग्राफ समय के साथ ऊपर उठता चला गया। अब पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को 350 से भी अधिक सीटें जीतने का बड़ा और महत्वपूर्ण लक्ष्य दिया है। 2019 के चुनाव में भाजपा को 303 सीटों पर सफलता हासिल हुई थी। यहाँ ये बात भी माननी होगी कि जिस आक्रामकता से भाजपा किसी भी अगले चुनाव की तैयारी में जुटती है, विपक्षी पार्टियां उसमें इंतहाई कमजोर और सुस्त दिखती है। 2024 के आम चुनाव में अभी लगभग 20 महीने का समय बाकी है, लेकिन भाजपा अभी से इसकी तैयारी में लग गई है और बाकायदा तौर पर इसके लिए न सिर्फ अपने मंत्रियों को टारगेट दे रही, बल्कि जमीन पर भी अपने वर्करों को एक्टिव करने की जी तोड़ मेहनत भी कर रही। जबकि विपक्ष में बैठी पार्टियां अभी या तो अपना कुंबा बचाने में लगी हैं या फिर एक दूसरे की टांग खिंचाई में। अखिलेश को मायावती पसंद नहीं तो ममता को राहुल नहीं भाते। केसीआर को नीतीश का साथ देना तो मंजूर है, लेकिन कांग्रेस से उनकी दूरी जग जाहिर है। अब ऐसे हालात में ओपोजिशन को किस तरह एकजुट देखा जा सकेगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि इस बीच शरद पवार, केसीआर, ममता, अखिलेश और खुद कांग्रेस भी दूसरे विपक्षी पार्टियों को अपने अपने तौर पर एक साथ लाने की कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी तस्वीर सामने नहीं आ सकी। इस बीच हाल ही में बिहार में भाजपा से नाता तोड़कर महागठबंधन में आए जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब ओपोजिशन के एकजुट होने की जरूरत महसूस हुई है और वो पटना से निकल पड़े दिल्ली दौरे पर, जहां 2 दिनों में उनकी मुलाकात कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, इंडियन नेशनल लोक दल और लेफ्ट पार्टियों के तकरीबन 10 बड़े नेताओं से हुई। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की नीतीश कुमार की ये कोशिश काबिल तारीफ जरूर है, लेकिन उन्हें भी ये बात मालूम है कि उनकी ये राह इतनी आसान भी नहीं है। नीतीश को उनकी पार्टी जदयू और बिहार महागठबंधन में शामिल राजद भी 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रही है, लेकिन सुशासन बाबू को गहराइयों से ये समझना होगा कि बड़ी मुश्किल है डगर पनघट की। एक बात तो स्पष्ट है कि बिना कांग्रेस के ओपोजिशन की तस्वीर अधूरी ही होगी। बुरे दौर से गुजरती हुई कांग्रेस पार्टी के पास संसद में आज भी सबसे अधिक 53 सांसद हैं और वो लोकसभा में विपक्षी दलों में सबसे बड़ा दल है। इसलिए कांग्रेस को नजरअंदाज करके कोई भी तीसरा या मेन मोर्चा का सोच भी मुमकिन नहीं। नीतीश अपनी कोशिशों को तीसरे मोर्चा का नाम नहीं देकर इसको मेन मोर्चा बता रहे हैं, जबकि इस मोर्चे में जिन लोगों को दावत दी जा रही है उसमें कई पार्टियां कांग्रेस से दूरी बनाकर रखना चाहती है।
मिसाल के तौर पर चौधरी देवीलाल की याद में उनके जन्मदिवस के मौके पर हरियाणा के फतेहाबाद में 25 सितंबर को होने वाली रैली में लगभग सभी ओपोजिशन पार्टियों के बड़े नेता शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस को इसकी दावत नहीं दी गई है। जाहिर है ऐसे में कांग्रेस का कोई नेता मौके पर ली गई तस्वीर का हिस्सा नहीं होगा। इन सब पर कांग्रेस की भी पैनी नजर है और यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद अपनी बदौलत भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से सभी विपक्षी पार्टियों को भी इसमें शामिल होने का आग्रह किया गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के अलावा इस यात्रा में कोई पार्टी शामिल होती नजर नहीं आई है। लेकिन यात्रा बड़े शोर हंगामे के साथ शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी का ये कदम परेशानियों से भरा जरूर हो सकता है, लेकिन पार्टी को मजबूत करने और भाजपा के खिलाफ आवाज बुलंद करने की उनकी कोशिशें और इरादों की तारीफ तो बनती ही है। हाँ, ये भी जरूर है कि एक बात तो राहुल को भी माननी होगी कि खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना अभी उनके लिए जल्दबाजी से भरा कदम हो सकता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस दौड़ में शरद पवार, ममता बनर्जी, बीजू पटनायक, अरविंद केजरीवाल और अब नीतीश कुमार भी शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा राहुल या अपनी पार्टी के किसी भी दूसरे नेता का नाम आगे करना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। कांग्रेस या किसी भी दूसरे विपक्षी पार्टी के लिए वक्त का तकाजा यही है कि उनकी तरफ से प्रधानमंत्री के तौर पर किसी के भी चेहरे की घोषणा करने से पहले खुद में आपस की मजबूती और एकजुटता ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी है। विपक्षी दलों के लिए आवश्यकता है कि वो पहले संयुक्त तौर पर चुनावी मैदान में उतरे, फिर चुनावी परिणाम देखकर किसी महत्वपूर्ण चेहरे पर अपनी अपनी मुहर लगाएं, वरना 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी उनके हाथ खाली रह सकते हैं। अस्तर की आवाज में आज इतना ही। आगे भी एक नए मुद्दे पर बात करने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।